लैंगिक विषमता का घटता अंतराल का मतलब है कि इसका मतलब लैंगिक जो विषमता है उसमें कुछ समानता आ रही है। महिलाओं और पुरुषों के बीच जो लैंगिकता का असमानता का गैप था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब भारत सरकार द्वारा चलाई गई अन्य योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ऐसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के बीच जो सशक्तिकरण है, महिलाएं अपने कामों को बखूबी निभा रही हैं। इसी के माध्यम से आज का लेख है लैंगिक विषमता का भारत में घटता अंतराल। तो ये लेख है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की गई है और इसके माध्यम से भारत में लैंगिक जो असमानता है उसमें कितने अंकों का सुधार हुआ है ये देखा जाएगा। ये हमारे मेंस पेपर पर में ऐड ऑन कर सकते हैं इसको, महिला सशक्तिकरण वाले पाठ्यक्रम में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं और इसका निबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 प्रकाशित हुई है। इस बार भारत वैश्विक लैंगिक सूचकांक में 8 अंकों का सुधार करते हुए 146 देशों में 127 स्थान पर पहुंच गया है। पिछली बार भारत की स्थिति में 1.4% का सुधार हुआ है। गौरतलब है कि विश्व आर्थिक मंच ने 2022 में अपने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146 में से 135 स्थान पर रखा है। मतलब 2022 में भारत की पोजीशन कितनी थी 135, लेकिन अभी 2023 की बात करते हैं तो 2023 में 127 का। इसका मतलब क्या हुआ कि सुधार हुआ है महिलाओं की लैंगिक अंतराल में। उस समय सरकार ने विश्व आर्थिक मंच की मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उसने कहा था कि सूचकांक जमीनी स्तर पर भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन पर दृष्टिपात करने में विफल रहा है। भारत ने जिस तरह से वैश्विक भूखमरी सूचकांक को चुनौती दी है, ठीक उसी तरह वैश्विक लैंगिक सूचकांक को भी चुनौती देने का समय आ गया है। उसका कहना था कि इस वैश्विक रिपोर्ट का मूल्यांकन भारतीय मानकों को नकार कर पश्चिमी मानकों के आधार पर किया गया है। भारत कभी-कभी ये आरोप लगाता है कि जो पश्चिमी देश है, भारत ही नहीं एशिया के कई सारे देश ये आरोप लगाते हैं और ये कहीं न कहीं सच भी है कि पश्चिमी देश हमें कमतर आँकते हैं और वो हमेशा हर एक चीज़ में हमें कुछ न कुछ ऐसी रिपोर्ट ही देते हैं कि जिसके माध्यम से हमें कमतर आँका जाए। ऐसा ही कुछ पिछली साल हुआ था जब लैंगिक विषमता रिपोर्ट आई थी विश्व आर्थिक मंच की, तो भारत इस पर आपत्ति दर्ज की थी। इस बार हालांकि सुधार हुआ है, 135 से 127 पोजीशन पर हम होल्ड कर रहे हैं। निश्चित ही लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को इस बार सावधानी के साथ तैयार करते हुए भारत को कुछ बेहतर स्थिति में दर्शाया गया है। इस सूचकांक में पाकिस्तान 142वें पर है, बांग्लादेश 59वें पर है और चीन 107 पे है, नेपाल 116 पे, श्रीलंका 115 पे और भूटान 103 पर। इसी के साथ-साथ 91.2% लैंगिक अंतराल के साथ आइसलैंड ने लगातार 14वें वर्ष सबसे अधिक लैंगिक क्षमता वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। मतलब आइसलैंड जो है वो फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है और ये लगातार 14 बार। कहने की आवश्यकता नहीं है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक पुरुषों और महिलाओं के बीच उनके सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण उपलब्धियों का विकास के संदर्भ में असमानता के स्तर का आकलन करता है। यह सूचकांक 2006 से विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा विश्व विश्व स्तर पर लैंगिक समानता को मापने के लिए विकसित किया गया है। इससे जुड़ी रिपोर्ट दुनिया भर की 130 अर्थव्यवस्थाओं में विश्व की 93% आबादी पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता के 4 समग्र क्षेत्रों की जांच करती है। इसमें पहले स्तर पर आर्थिक भागीदारी और अवसर की समानता है। पहले स्तर पर क्या है? आर्थिक भागीदारी और अवसर की समानता। दूसरे स्तर पर शैक्षिक स्थिति। तीसरे स्तर पर राजनीतिक सशक्तिकरण। चौथे स्तर पर स्वास्थ्य और उत्तरजीविता को रखकर महिला पुरुष समानता की गणना की जाती है। साथ ही सूचकांक को बनाने के लिए उपयोग किए गए 14 चरों में से 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों पर विश्लेषण
करते हुए लैंगिक अंतराल सूचकांक तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का आकलन बताता है कि भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर पंजीकरण में लैंगिक समानता बढ़ी है तथा इसने 64.3% लैंगिक अंतराल को कम किया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि आर्थिक सहभागिता और अवसर के मामलों में भारत 36.7% समानता के स्तर पर पहुंचा है। महिलाओं के वेतन आय के मामले में उसमें मामूली वृद्धि हुई है। भारत के लिए उत्साहजनक बात यह है कि इसने राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में पहली बार 25.3% समानता हासिल की है। निश्चित ही यह अंक 2006 में पहली बार आई रिपोर्ट के बाद सबसे अधिक रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि 2006 के बाद से ही यहाँ महिला सांसदों की संख्या 15.1% मतलब 15.1% रहकर सर्वाधिक रही है। तुलनात्मक रूप से देखें तो इस रिपोर्ट में लैंगिक समानता के मामले में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान को भारत से बेहतर स्थिति में दर्शाया गया है। मतलब भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो भारत से बेहतर स्थिति में हैं। इसका मतलब लैंगिक समानता वहाँ जाता है, वहाँ औरतों की स्थिति हमारे देश से ज़्यादा है। इससे रिपोर्ट में पक्षपाती दृष्टिकोण साफ झलकता है। भारत में सशक्त लोकतंत्र है, यह विश्व की 5वीं सशक्त अर्थव्यवस्था बन गया है। चिकित्सा, शिक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि में भारत को आज दुनिया का कोई मुकाबला नहीं है। राजनीतिक और कारोबारी रूप से महिलाएं आज सफलता की कहानी गढ़ रही हैं। यह निश्चित ही माता-पिता की बदलती सोच और उनकी उदारता का ही परिणाम है। कहना ना होगा कि भारत में महिलाओं के प्रति यह उदारता और सोच में बदलाव अनायास नहीं है। देश में महिलाओं सशक्तिकरण के अन्य प्रयासों के अलावा केंद्र सरकार के विगत 9 वर्षों के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर जमीनी स्तर पर लागू करने को भी अच्छा खासा परिणाम सामने आया है। भारत सरकार के प्रकाशित हाल के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की अस्मिता, सुरक्षा और प्रतिष्ठा से जुड़ा महिला शौचालयों का निर्माण, देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने और स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या कम करने, शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत 57 करोड़ से अधिक बजट का आवंटन किया गया है। लैंगिक अंतर को कम करने के उद्देश्य से जेंडर बजट में 2.23 लाख करोड़ की धनराशि का आवंटन, सुकन्या समृद्धि योजना में 3 करोड़ से अधिक बच्चियों के खाते खुलवाना, रक्षा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस बलों में 33% पदों पर महिला आरक्षण, 28% महिला अधिकारियों के अस्थायी कमीशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण आदि ऐसी दर्जनों योजनाओं का भी प्रभाव है कि पढ़ाई से लेकर सेवा और स्वरोजगार के क्षेत्र में भारत की महिलाओं के आत्मनिर्भर होने के अवसर प्राप्त हुए हैं। पिछले दिनों वैश्विक स्तर पर जो रपटें प्रकाशित हुई हैं उनमें से अधिकांश में या तो भारत की कमतर आंकने का या भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में ऐसा अनुभव होता है कि विदेशी स्तर पर भारत के विकासशील देश के विकसित राष्ट्र बनने के संक्रमण काल की वैश्विक प्रतिस्पर्धा अधिक दिखाई पड़ती है। आज भारत की जनसंख्या में आधी आबादी महिलाओं की है। भारत में महिलाओं को कमतर आंकने की बात अब धीरे-धीरे पृष्ठभूमि में जा रही है। भारत में महिलाओं को कमतर आंकने की प्रवृत्ति भारत के गुलामी काल की देन अधिक रही। वैदिक काल के बाद इस्लामिक और ब्रिटिश शासनकाल में शासकों ने यहाँ स्त्री और पुरुष की अलग-अलग अस्मिताओं को विकसित करने का पूर्व नियोजित कार्य किया है। इसी आधार पर यह स्त्री और पुरुष के बीच विभेद अधिक बढ़ा है। भारत में लैंगिक समानता सतत विकास के साथ-साथ मानवाधिकारों को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में लैंगिक समानता का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें महिला और पुरुष जीवन के सभी चरणों में समान अवसरों के दायित्वों का निष्पक्षता से निर्वहन करें। यह बात बिल्कुल सच है कि जिस राष्ट्र ने अपने यहाँ लैंगिक समानता का संरक्षण किया है, उसने विकसित राष्ट्र के स्वप्न को भी साकार किया है। भारत अब विकसित राष्ट्र की यात्रा तय करने की ओर अग्रसर है। ऐसे में मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि भारत में लैंगिक समानता के प्रयास तेज करने वैश्विक विकास में 12 अरब डॉलर की वृद्धि होने की संभावना है। भारत ही महिलाओं की श्रम शक्ति में 10% की भागीदारी बढ़ाने से 2025 तक
भारत की जीडीपी में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इस तथ्य के पुख्ता प्रमाण है कि एक समृद्ध समाज और राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं को समानता के आधार पर विकसित करना अपरिहार्य है। यह ताजा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट भी इसी ओर संकेत करते हुए भारत के दिशा में निरंतर प्रयास करने की सराहना करते हुए भविष्य में भी इन्हें जारी रखने की प्रेरणा देती है।